हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर सेक्शन 19 के ऑनवर्ड सेक्शंस। हमने सेक्शन 18 तक कवर कर लिया है एंड यहाँ तक के सेक्शंस जितने भी हैं वो आपको हमारे चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के ऊपर, तो वो आपको वहाँ पर आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो हम देखते हैं अब आज के लेक्चर में सेक्शन 19 बात कर रहा है कि रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्सन्स क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल। तो सेक्शन 19 क्या बात करता है? सेक्शन 19 क्लियरली उस पर्सन की बात करता है जिसके अगेंस्ट आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट का एंड उसको इन्फोर्स करा सकते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाते हैं? जो सूट फाइल करता है वो कौन होता है? प्लेंटिफ। एंड जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जाता है वो कौन होता है? डिफेंडेंट। तो सेक्शन 19 के अंदर बताया गया है कि डिफेंडेंट कौन पर्सन हो सकता है, कौन कौन पर्सन है जो डिफेंडेंट हो सकता है एंड किन के अगेंस्ट आप सूट फाइल कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। अब इनिशियली सेक्शन 19 के अंदर शुरू की लाइन के अंदर ये लिखा है एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर। अगर कहीं कुछ अदरवाइज प्रोवाइड किया गया है इस चैप्टर के अंदर, इस एक्ट के अंदर, अगर इस एक्ट के अंदर या इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसा बोला गया है कि इस पर्सन के अगेंस्ट आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकते हो, तो आप पे ऊपर बार लग गया, आप नहीं कर सकते हो, फिर वो सेक्शन प्रिवेल करेगा यहाँ पर। अगर कहीं पर क्लियरली बोला है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरीके के हैं या इस नेचर के हैं कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स को आप स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पर वो प्रिवेल करेगा। तो उस सिचुएशन के अंदर भी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकते हो। बट अदरवाइज जो बाकी कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहाँ पर जो जनरल रूल है वहाँ पर ये अप्लाई होगा सेक्शन 19 कि डिफेंडेंट कौन होगा, वो पर्सन जिनके अगेंस्ट आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं, वो सेक्शन 19 के अंदर गिवन है। तो क्लॉज ए बात कर रहा है यहाँ पर ईदर पार्टी देयर टू, कॉन्ट्रैक्ट की जो दोनों पार्टीज़ होती हैं उन दोनों के अगेंस्ट ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल किया जा सकता है। दोनों पार्टी के अगेंस्ट आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं। अब सपोज कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए एंड बी के बीच में, तो जो ए है वो बी के ऊपर स्यू कर सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड बी जो है वो ए को स्यू कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो दोनों पार्टी ही क्लेम कर सकती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए एंड कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकती हैं। एक क्लॉज तो बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट है क्लॉज बी। क्लॉज बी बात करता है कि एनी अदर पर्सन, कोई भी अदर पर्सन, यानी कि यहाँ पर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर एक ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं हम अदर पर्सन की। सपोज सी। अब सी किस तरीके से रिलेटेड है ए और बी से, वो अब आगे पता चलेगा हमें कि एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम, जो क्लेम कर रहा है उसके अंदर बाय अ टाइटल अराइजिंग सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट, उसके पास कोई टाइटल अराइज हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद, तो वो पर्सन क्या है? लाइबल है एंड उस पर्सन के अगेंस्ट आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? ए एंड बी ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ए ने अपनी 5 एकड़ की लैंड, ए के पास बहुत बड़ी लैंड थी, ए ने कहा मैं अपनी लैंड सेल कर दूंगा बी को एंड अमाउंट बता दिया मैं इतने का सेल करूंगा। बी ने क्या करना था? बी बाय कर रहा है उस लैंड को, बी क्या है? बायर है। बी ने लैंड के लिए पैसे देने थे ए को। कितना देना था? सपोज 5 लाख रुपए देना था। उसमें से बी ने ए को 1 लाख रुपीज़ दे दिया एज एन अर्नेस्ट मनी, यानी कि बयाना 1 लाख रुपए दे दिया बी ने ए को। अब यहाँ पर ए के पास राइट है कि वो बाकी के जो 4 लाख है, 4 लाख जो रिमेनिंग अमाउंट है वो रिकवर करे किससे? बी से। बट सपोज़ यहाँ पर बी की डेथ हो जाती है, तो क्या होगा? ए जो है उसका राइट वो भूल जाएगा कि मुझे नहीं चाहिए अब पैसा, क्योंकि बी की डेथ हो गई है। तो ऐसा नहीं होगा। जो बी का जो प्रॉपर्टी है, बी ने खरीदी प्रॉपर्टी किससे? ए से। अब बी जो है वो मालिक बन गया उस प्रॉपर्टी का। अब बी के मरने के बाद वो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? उसके बच्चों में जाएगी। तो जो सी है ये सन है बी का। तो सी जो है उसको क्या मिल रहा है? कोई टाइटल मिल रहा है अराइजिंग सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के सब्सिक्वेंटली उसको कोई टाइटल मिल रहा है जिसकी वजह से वो लायबल हो जाएगा पे करने के लिए। तो जो सी है यानी कि जो बी का सन है, जो बी जिसने ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि एक प्रॉपर्टी को मैं खरीदूंगा और 5 लाख रुपए दूंगा और उसने सिर्फ 1 लाख रुपए दिया था,
4 लाख रुपए देने के लिए वो लायबल था, बट देने से पहले ही, पैसा देने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उसका सन है जिसके पास वो प्रॉपर्टी जाएगी वो लायबल है ए को वो रिमेनिंग अमाउंट देने के लिए। तो ये है जनरली जो सेक्शन दिया गया है यहाँ तक, कॉन्ट्रैक्ट तक, कि एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम बाय अ टाइटल अराइजिंग सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हम बी के हेयर्स की बात कर रहे हैं। कोई भी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, उसके जो हेयर्स होंगे उसके अगेंस्ट भी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकते हैं एंड स्पेसिफिकली एनफोर्स करा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। बट अब आगे क्या लिखा है, एक्सेप्ट एज a transferee for value who has paid his money in good faith and without notice of the original contract। अब यही सेम सिचुएशन है सपोज, बट इसके अंदर क्या है, क्या चेंज हो गया यहाँ पर, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अर्नेस्ट मनी सब कुछ सेम थी, 1 लाख रुपीज़ एज अर्नेस्ट मनी दे दिया, 5 लाख रुपीज़ का टोटल वैल्यू थी उस लैंड की, 4 लाख रुपीज़ जो थे वो रिमेनिंग बचे थे। अब बी जो है मरने से पहले ही, अब यहाँ पर बी जो है वो मरा नहीं है, बी की डेथ नहीं हुई है इस एग्जाम्पल के अंदर, बी जो है अभी भी अलाइव है। अब बी अलाइव है, इसने अपने जीते जी ही प्रॉपर्टी जो है वो डी को ट्रांसफ़र कर दी। तो यहाँ पर डी क्या हुआ, ट्रांसफरी हुआ। अब जो ट्रांसफरी है उसको ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके बारे में कुछ नहीं पता था। जो ट्रांसफरी है उसने क्या किया, मनी पे कर दिया गुड फेथ के अंदर, और ये जो लैंड थी ये खरीद ली, किससे, बी से, क्योंकि बी ने अर्नेस्ट मनी दे के ए को वो लैंड अपने पास ले ली, अपने पोजेशन में ले ली। अब डी ने गुड फेथ में सोचा कि इसकी पोजेशन में है, ये इसी की लैंड होगी, एंड ऐसा कुछ उसको पता नहीं था ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि बी ने इतना पूरा पैसा नहीं दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, डी जो है वो गुड फेथ में पैसा दे रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड पॉइंट क्या है, डी को ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि ट्रांसफर ने गुड फेथ में किया है प्लस विदाउट द नोटिस ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो ए और बी के बीच में हुआ है। तो जो ट्रांसफरी है उसको दोनों कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में नहीं पता था। उसको ये भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ है कि मनी बकाया रह गया है, बी ने उसको देना है, गुड फेथ में उसने काम किया, प्लस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उसको कोई भी नोटिस नहीं था, नहीं नॉलेज थी। और इस सिचुएशन के अंदर अगर ट्रांसफरी ने अगर पैसे दिए हैं बी को, एंड उस सिचुएशन के अंदर ए जो है डी को स्पेसिफिकली एनफोर्स के लिए स्यू नहीं कर सकता है, तो जो ट्रांसफरी है उसके पास जो जाएगा टाइटल वो कैसा जाएगा, गुड टाइटल जाएगा, क्योंकि उसने गुड फेथ के अंदर परचेज किया है। नेक्स्ट है क्लॉज सी। क्लॉज सी क्या बात कर रहा है कि एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर अ टाइटल, यहाँ पर भी टाइटल की बात कर रहे हैं कि कोई पर्सन जिसके पास कोई टाइटल है एंड टाइटल के वजह से वो कोई कुछ क्लेम कर रहा है, चाहे वो टाइटल जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले मिला हो चाहे बाद में मिला हो, एंड नोन टू द प्लेंटिफ, ये बात प्लेंटिफ को पता है। तो प्लेंटिफ को पता है तो इस वजह से उस पर्सन ने डिस्प्लेस कर दिया है डिफेंडेंट को, एंड उस वजह से आप उस पर्सन को स्यू कर सकते हो फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। यहाँ पर सिंपल सी बात है, ए एंड बी के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वही लैंड को लेके हुआ। ए ने अपनी लैंड सेल करनी थी, बी जो था वो परचेज कर रहा था, यानी कि बाय कर रहा था। अब जब बाय कर रहा था इसने जो था अर्नेस्ट मनी ए को दे दिया, कितना, 1 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़ टोटल अमाउंट था, रिमेनिंग जो बचा वो 4 लाख था। अब रिमेनिंग जो 4 लाख रुपीज़ थे वो नहीं दिए बी ने ए को, बट बी ने क्या करा, अमाउंट तो दिया ही नहीं, साथ ही साथ सी को मॉर्टगेज कर दिया वो लैंड। अब मॉर्टगेज करने के बाद क्या होगा, सी का जो है टाइटल बन गया उस प्रॉपर्टी के ऊपर, सी का भी कुछ इंटरेस्ट है ना उस प्रॉपर्टी के ऊपर, चाहे वो पहले का हो चाहे वो बाद का हो, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले का हो चाहे वो बाद का हो, वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे लिखा है दो प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से पहले का ही चाहे कोई इंटरेस्ट क्यों ना हो सी का। तो हो सकता है सी ने कुछ पैसे का पहले का लेन देन हो बी और सी के बीच में, बट जब बी ने ए से कुछ प्रॉपर्टी ली तो बी ने बोला आप ये प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी रख लो और मुझे और पैसा दे दो, तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, ए जो है ए के पास राइट है कि वो सी को स्यू कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर नोन टू द प्लेंटिफ है, यहाँ पर प्लेंटिफ को सी के बारे में, सी के स्टेटस के बारे में पता है। तो जो सी है वो डिस्प्लेस कर देगा डिफेंडेंट की पोजीशन को,
एंड ए स्यू करेगा सी को फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड सी जो है वो लायबल होगा सेम एज अ डिफेंडेंट। नेक्स्ट है क्लॉज सी ए बात करता है जहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है और सब्सिक्वेंटली वो अमेलगमेट हो जाती है किसी अनदर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के साथ, तो जो न्यू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है उसके अगेंस्ट आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्लेम कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, जैसे कि हमने प्लेंटिफ में भी देखा था, ऐसे ही यहाँ पर कंपनी है क्लॉज डी के अंदर कि जहाँ पर कंपनी कोई एंटर करती है किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ एंड सब्सिक्वेंटली वो अमेलगमेट हो जाती है किसी अनदर कंपनी के साथ। तो जो अमेलगमेट होने के बाद वाली जो कंपनी है तो अपने वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो लायबल होगी एंड उसके वो जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको एनफोर्स करने के लिए आप उस न्यू कंपनी को स्यू कर सकते हो फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है क्लॉज ई, सेम जैसे हमने प्लेंटिफ के उसमें देखा था अंडर सेक्शन 15, सेक्शन 15 के अंदर हमने देखा था कि कौन कौन पर्सन प्लेंटिफ हो सकते हैं, तो वहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का भी प्रोविज़न था, कंपनी का भी था, प्रोमोटर्स का भी था। तो सेम एज इन यहाँ पर भी अप्लाई होगा। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आपकी थी बट उस सिचुएशन में रहते हुए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया बट बाद में आप किसी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के साथ मिल गए, ज्वाइन हो गए, अमेलगमेट हो गए, तो जो आपने न्यू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनाई वो लायबल होगी अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर भी। ऐसा नहीं है कि अब न्यू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो गई तो आप अपने पुराने किए गए कॉन्ट्रैक्ट से आप मुक्त हो जाओगे, आप उनको भूल जाओगे, आप उनसे अपना पीछे छुड़ा लोगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे ही सेम एज कंपनी, ऐसे ही प्रमोटर्स के साथ होता है। अगर प्रमोटर्स ने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करे हैं उन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी लायबल होती है आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद जो प्रमोटर्स के किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके लिए कंपनी लायबल होगी, बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि कंपनी को जो क्या है, अगर कंपनी ने पहले ही अपनी असेंट दे दी कि हाँ हम इन कॉन्ट्रैक्ट्स को मानते हैं, तो आपने कंपनी ने अपनी असेंट दे दी, असेंट कम्युनिकेट होनी चाहिए। अगर असेंट कम्युनिकेट हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है, तो क्या होगा, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को आप स्पेसिफिकली एनफोर्स करा सकते हो अगेंस्ट द कंपनी। तो ये है सेक्शन 19। सेक्शन 19 के बाद हम देखते हैं सेक्शन 20 कैपिटल ए। सेक्शन 20 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सेक्शन 20 कैपिटल ए बात कर रहा है कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कि वो स्पेशल प्रोविज़न क्या है, किन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए जो भी स्पेशल प्रोविज़न है ये दिए गए हैं सेक्शन 20 कैपिटल ए के अंदर। अब ये जो 20 कैपिटल ए है ये 2018 के अंदर इंसर्ट किया गया है, ये न्यू प्रोविज़न है, अमेंडमेंट के बाद आया है ये। अब इस सेक्शन के अंदर क्या बोला है कि कोई भी इंजंक्शन जो है आप ग्रांट नहीं कर सकते, कोर्ट जो है इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी इस एक्ट के अंदर इन्वॉल्विंग अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट रिलेट करते हैं किससे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेट करते हैं जो। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कहाँ पर गिवन है, शेड्यूल के अंदर गिवन है कि कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहाँ पर गिवन है कि किस किस को हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, वो शेड्यूल के अंदर गिवन है। अब जहाँ पर आप इंजंक्शन दे दोगे तो वो क्या होगा, कॉज करेगा इम्पेडिमेंट और डिले के अंदर। तो इसी रिगार्डिंग आप यहाँ पर रोक रहे हो कि आपको इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो आप उसके लिए आप इंजंक्शन नहीं ले सकते हो, क्योंकि क्या होगा, उससे देरी से होगा काम आए दिन काम रुकता रहेगा और पूरा नहीं हो पाएगा। एंड जो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो जनरली जनरल पब्लिक के वेलफेयर और उनके अच्छे के लिए होता है और डेवलपमेंट के लिए होते हैं ये सारे प्रोजेक्ट्स। तो इसीलिए आए दिन अगर ऐसे ही उन कामों के ऊपर इंजंक्शन लगता रहेगा तो काम और ज़्यादा डिले होता रहेगा, तो उसके कंप्लीशन के अंदर एक रुकावट आ जाएगी एंड वो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, डेवलपमेंट रुक जाएगी लोगों की। इसी वजह से 2018 के अंदर ये क्लॉज इंक्लूड किया गया है, ये सेक्शन इंक्लूड किया है। एंड इसके अंदर बोला है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है उसके ऊपर आप इंजंक्शन ग्रांट नहीं करवा सकते एंड कोर्ट आपको इंजंक्शन नहीं देगी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब फॉर दिस पर्पस ऑफ दिस सेक्शन 20A के अंदर, 20B के अंदर और क्लॉज HA ऑफ सेक्शन 41 इनके रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की
कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे इन सेक्शंस के अंदर, तो वो हमने पहले ही बता दिया है कि शेड्यूल के अंदर यहाँ पर गिवन है कि कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं अंडर दीज सेक्शंस। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 बात कर रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकती हैं शेड्यूल को। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दी गई है कि वो किसी भी और प्रोजेक्ट को अगर इसके अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो अमेंड कर सकते हैं शेड्यूल को, और इसके अंदर और भी कैटेगरीज को इन्वॉल्व कर सकते हैं और बोल सकते हैं अब आप इनके अगेंस्ट भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकते। तो ये टोटली पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये डिस्क्रिशनरी पावर है, वो अपने अकॉर्डिंगली अगर उनको ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट में रुकावट आ रही है या डिले हो रहे हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स, तो उनको इन शेड्यूल के अंदर वो इंक्लूड कर सकते हैं। क्लॉज 3 बात करता है कि जितनी भी नोटिफिकेशन इशू की जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस सबसेक्शन 2 के अंदर, वो दोनों हाउस के अंदर सेशन के अंदर पास होना चाहिए एंड दोनों हाउस जो है वो अग्री होने चाहिए उस मॉडिफिकेशन को लेकर। दोनों हाउस अगर अग्री कर जाते हैं उस मॉडिफिकेशन को लेकर तभी वो इफ़ेक्ट में आएगा, अदरवाइज़ वो इफ़ेक्ट में नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं, दोनों हाउसेज अगर अपनी असेंट दे देते हैं, वो अग्री कर जाते हैं कि हाँ ये अमेंडमेंट तो होनी चाहिए एंड ये प्रोजेक्ट इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए क्योंकि ये रीजंस हैं, पूरा उन्होंने डिस्कशन कर लिया अपने सेशन के अंदर, जो भी उनका सेशन चला, उस डिस्कशन के बाद जो भी दोनों हाउसेज में डिसाइड हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ही उसका इफ़ेक्ट होगा। अगर दोनों हाउसेज ने अग्री कर दिया है कि हाँ ठीक है ये होना चाहिए तो अप्लाई कर देंगे वो अमेंडमेंट। अगर दोनों हाउसेज ने ये डिसाइड किया कि नहीं इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए तो उस जो उन्होंने डिसाइड किया था ड्राफ्ट उसमें अमेंडमेंट करेंगे एंड फिर उसको अप्लाई करेंगे। एंड अगर दोनों हाउसेस ने ये डिसाइड किया कि नहीं इसको अप्लाई नहीं करना है, ये ज़रूरत नहीं है, तो उसको एनल कर देंगे, उसका फिर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। बट जो ऑलरेडी रूल्स एग्जिस्टेंस में है उनको आप मॉडिफाई करके या न्यू एनलमेंट करके उनको आप प्रेजुडाइज नहीं कर सकते, आप उनको वायलेट नहीं कर सकते। जो भी रूल्स गिवन है ऑलरेडी गिवन है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी गिवन है अंडर शेड्यूल, इस एक्ट के शेड्यूल के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी गिवन है उनको आप हटा नहीं सकते हो कि ये हटा दिया हमने अब से ये नहीं है और दूसरे इंक्लूड कर दिया, तो जो हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। एक्स्ट्रा जो है हाउसेस वो और इंक्लूड कर सकती हैं इस लिस्ट के अंदर। तो ये जो लिस्ट है गिवन है अंडर शेड्यूल, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन 20 कैपिटल बी, स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स कौन सी होंगी? अब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर दे रखी है कि वो कंसल्ट करें किससे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से, कि वो डेजिग्नेट कर सकते हैं किसको, 1 या मोर सिविल कोर्ट को एज अ स्पेशल कोर्ट। उनको आप ज्यूरिसडिक्शन दे सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए किन से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको डील करने के लिए आप स्पेशल पावर दे रहे हैं। कोई भी एक कोर्ट को भी दे सकते हैं, एक से ज़्यादा कोर्ट को भी दे सकते हैं। जितने मैटर्स हैं उनसे उनके हिसाब से ही कोर्ट के जो अमाउंट है वो बढ़ेंगे या घटेंगे। अगर मैटर्स ज़्यादा हैं, उनको डील करने के लिए ज़्यादा मैन पावर चाहिए, तो 1 से ज़्यादा सिविल कोर्ट्स को भी जुरिसडिक्शन दे सकते हैं। कौन देता है ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किससे कंसल्ट करेंगे, हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करेंगे। हाई कोर्ट में किसके साथ, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करेंगे एंड वो एक या एक से ज़्यादा सिविल कोर्ट को डेजिग्नेट कर सकते हैं एज स्पेशल कोर्ट। एंड वो किसके रिगार्डिंग सूट डील करेंगे, सूट रिगार्डिंग द रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एंड उनके पास इसके रिगार्डिंग सारी जुरिसडिक्शन होगी, इनको एक्सरसाइज कर सकते हैं वो। नेक्स्ट है सेक्शन 20 कैपिटल सी। इसके अंदर लिखा है एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ सूट्स, कि जो सूट्स हैं अंडर दिस एक्ट यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जितने भी सूट्स फाइल होते हैं वो एक्सपीडियसली डिस्पोजल होना चाहिए, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन दिस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। बावजूद इसके कि जो भी सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर गिवन है, कोई भी सूट अगर इस एक्ट के अंदर फाइल होगा तो वो डिस्पोज ऑफ होना चाहिए कितने समय के अंदर अंदर, 12 मंथ्स के अंदर अंदर, 12 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 1 साल।
12 मंथ्स के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो 12 महीने हैं वो कब से काउंट होना स्टार्ट होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ समन। तो 12 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ समन से काउंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही समन हुआ 12 महीने स्टार्ट हो गए, तो 12 महीने के अंदर अंदर कोर्ट को डिस्पोज ऑफ करना है इस एक्ट के अंदर जितने भी सूट्स फाइल हो रहे हैं उनको। प्रोवाइडेड दैट अगर ये 12 महीने के अंदर अंदर सूट डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाता है, सूट जो है पूरा नहीं ख़त्म हो पाता है, तो कोर्ट के पास कितना और पीरियड होगा, तो फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स। तो जो ये 12 महीने हैं इसके अंदर आप 6 मंथ्स और ऐड कर सकते हो, ये मंथ्स हैं, तो 6 महीने आप और ऐड कर सकते हो इन एग्रीगेट। जो टोटल है, टोटल में आप 6 मंथ्स और ऐड कर सकते हो आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग। आपको रीजंस भी रिकॉर्ड करने हैं इस एक्सटेंशन के लिए कि कोर्ट के पास क्या रीजंस हैं, कि जेन्युइन रीजंस होंगे तभी आप ये 6 मंथ्स एक्सटेंड करोगे, अदरवाइज आपके पास इन जनरल 12 मंथ्स है। 12 मंथ्स के अंदर अंदर इस एक्ट के अंदर जितने भी सूट्स हैं आप उनको डिस्पोज ऑफ करना है। इस एक्ट के अंदर कोई भी अगर सूट फाइल हो रहा है तो उसके डिस्पोज ऑफ के लिए 12 मंथ्स का टाइम पीरियड है। 12 मंथ्स के अंदर अंदर वो केस डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। 12 मंथ्स कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन। सर्विस जैसे ही समन सर्व होता है डिफेंडेंट को, तब से 12 मंथ्स स्टार्ट हो जाएंगे। अब आज हमने क्या देखा, सेक्शन 19 देखा। सेक्शन 19 बात करता है डिफेंडेंट की, कि डिफेंडेंट कौन कौन हो सकता है। डिफेंडेंट पार्टी देयर टू, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज़ हैं, दोनों पार्टी इधर पार्टी देयर टू, तो वो दोनों क्या हैं, उन दोनों के अगेंस्ट हम सूट फाइल कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। वो पार्टी जो हियर है कोई भी पार्टी की, तो जैसे ए का कोई हियर है तो बी जो है ए के हियर पे सूट फाइल कर सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एंड ए बी के हेयर के ऊपर भी सूट फाइल कर सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एंड अगर ए ने या बी ने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी है या बेलमेंट पे दे दी है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो बेली है या जो मॉर्गेजर, जो बेलर है और जो मॉर्गेजर है, वो क्या होगा, एलिजिबल होगा या लाइबल होगा फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एंड उनके अगेंस्ट आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकते हैं। सेम एज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनी एंड प्रमोटर्स, तो इनके अगेंस्ट भी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकते हैं। तो सेक्शन 19 इजी। सेक्शन 20 कैपिटल ए बात कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेके, कि उनके लिए आप इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकते हैं। एंड वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से होंगे, वो कहाँ गिवन है, शेड्यूल के अंदर गिवन है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको कौन अमेंड कर सकता है, जो शेड्यूल के अंदर लिस्ट गिवन है उनको कौन अमेंड कर सकता है या कौन चेंज कर सकता है, उस लिस्ट के अंदर चेंजेस ला सकता है, मॉडिफिकेशन ला सकता है, तो वो कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है उसको मॉडिफाई करने का, उसको चेंज करने का। सेंट्रल गवर्नमेंट वो किस तरीके से करेगी, जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जो दोनों हाउसेस है, वहाँ पर सेशन में डिस्कशन होगा, एंड डिस्कशन होने के बाद जो दोनों हाउसेस अग्री करेंगे मॉडिफिकेशन के लिए, उसके अकॉर्डिंगली ही उस नोटिफिकेशन को इफ़ेक्ट में लाया जाएगा। अगर दोनों हाउसेस ने अग्री किया तो वो इफेक्ट में आएगी, अगर दोनों हाउसेस ने अग्री नहीं किया तो इफेक्ट में नहीं आएगी। प्लस वो जो इफेक्ट में आ रही है मॉडिफिकेशन होके, कोई भी रूल या जो नोटिफिकेशन जो इफेक्ट में आ रही है, वो पिछली नोटिफिकेशन को, जो भी पिछले रूल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए थे उनको प्रेजुडाइज नहीं करेगी। नेक्स्ट है कौन स्पेशल कोर्ट बना सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सूट को डील करने के लिए। तो कौन, किसके पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कोई भी स्पेशल कोर्ट्स बना सकती हैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स को डील करने के लिए। कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स, वो कॉन्ट्रैक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं। एंड वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किससे कंसल्ट करेगी ये कोर्ट्स को बनाने के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कंसल्ट करेगी, प्लस एक या एक से ज़्यादा सिविल कोर्ट को भी वो कंबाइन करके एक सेपरेट स्पेशल कोर्ट बना सकती है। नेक्स्ट है एक्सपीडियस डिस्पोजल, जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। इस एक्ट के अंदर जितने भी सूट फाइल हो रहे हैं तो मैक्सिमम कितना टाइम है, 12 मंथ्स का टाइम है, प्लस 12 मंथ्स को आप 6 मंथ्स के अंदर और एक्सटेंड कर सकते हो अगर आप रीजंस रिकॉर्ड करते हो इन राइटिंग। तो टोटल हो गया 18 मंथ्स। 18 मंथ्स के अंदर अंदर आपको किसी भी तरीके से सूट को डिस्पोज ऑफ करना ही है। 18 मंथ से ज़्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते उस पीरियड को। तो ये हो गया सेक्शन 20C, 20 कैपिटल B एंड 20 कैपिटल A एंड सेक्शन 19। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।